हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। अब आप सभी को पता है कि जीएस वाली वीडियो के साथ साथ ही हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले जेओए आईटी और क्लर्क के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 77 यानी कि 77 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस एचपीएसएससी एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 78 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर हु प्रिसाइडेड ओवर द डेलिब्रेशन ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा के विचार विमर्श की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? स्पीकर द्वारा नामित 6 व्यक्तियों के पैनल में से सदन के सदस्यों में से कोई एक। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस आउट ऑफ अ पैनल ऑफ 6 पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है लोकसभा की, तो एक ट्रिक मैं आपको बहुत बार बताता हूँ सरल, इससे आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। स से बन जाता है संसद, संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। र से बन जाता है राज्यसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। और ल से बन जाता है लोकसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। ये सीक्वेंस भी बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। हु ऑफ द फॉलोइंग हेल्ड ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। तो निम्नलिखित में से किसने सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री का पद जो है तो धारण किया हुआ था? तो सबसे कम अवधि का आपसे यहाँ पर पूछा गया है, शॉर्टेस्ट पीरियड आपसे पूछा गया है। तो आपको इन सभी का जो है तो पहले टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री हो गए, चंद्रशेखर हो गए, ये सारे हो गए। ये सभी जो है तो कब कब जो है तो प्राइम मिनिस्टर बने थे, इनका आपको टाइम पीरियड पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। तो लाल बहादुर शास्त्री यह जो है तो 1964 1964 से लेकर के 1966 यानी कि आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 2 साल तक इनका टाइम पीरियड चला था। ऑप्शन बी में है बीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इनका टाइम पीरियड 1989 से लेकर के 1990 लगभग 1 साल आप कह सकते हैं, लगभग 1 साल का इनका टाइम पीरियड था। ऑप्शन सी में है चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर इनका टाइम पीरियड जो है तो 1990 से लेकर के 1991 यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं नवंबर 1990 से लेकर के जून 1991 तक इनका टाइम पीरियड था। यानी कि आप कह सकते हैं अप्रॉक्स जो है तो 7 महीनों का इनका जो है तो टाइम पीरियड था। और ऑप्शन डी में है चरण सिंह यानी कि चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह इनका टाइम पीरियड जो है तो जुलाई 1979 से लेकर के जनवरी 1980 तक था। यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 6 महीने अप्रॉक्स आप यहाँ पर कह सकते हैं इनका टाइम पीरियड था। तो सबसे कम अवधि किसकी हुई? ये जो 6 महीने वाले हैं, तो वह कौन है? तो वह है चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब एक पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी का। अब देखो यहाँ पर अगर ऑप्शन में होते अटल बिहारी वाजपेयी तो आप बिना देखे जो है तो अटल बिहारी वाजपेयी पे टिक मार सकते थे, क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जब वो 1996 में प्रधानमंत्री बने थे तो सिर्फ जो है तो उनकी 13 दिनों तक ही सरकार चली थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड अगर पूछा जाएगा तो वह किनका है? तो वैसे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करें, द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल मेंबर्स ऑफ। तो प्रधानमंत्री, संघीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सभी जो है तो सदस्य होते हैं। तो किसके होते हैं? तो वो होते हैं एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के यह सारे के सारे जो है तो सदस्य होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनडीसी की स्थापना जो है तो कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1952 6 अगस्त 1952 को जो है तो इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब देखो ऑप्शन बी में है जोनल काउंसिल। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि जोनल काउंसिल का हेड कौन होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो जोनल काउंसिल का हेड कौन होता है? तो वो होते हैं होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री। और प्रेजेंट में हमारे होम मिनिस्टर कौन है? तो वो है अमित शाह। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए में है नीति आयोग। तो नीति आयोग इसकी स्थापना कब की गई थी? ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट में बताओ। बाकी नीति आयोग की स्थापना जो है तो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। आप सभी को पता होगा किसके स्थान पे की गई थी? तो योजना आयोग के स्थान पर जो है तो इसकी स्थापना की गई थी। ये आप सभी को पता होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नीति आयोग के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है और सीईओ कौन है? ये भी आप नीचे कमेंट में बता दो। बाकी अगर आपको नहीं भी आता है गूगल करो, गूगल पे जाओ, देखो और आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करो। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। अगले क्वेश्चन की बात करें,
विच टैक्स इज एक्सक्लूसिवली एंड टोटली असाइंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सुपुर्द किया गया है, यानी कि कौन सा कर जो है तो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, तो कौन सा लगाती है? 44 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि निगम कर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेंटर के द्वारा और स्टेट के द्वारा कौन कौन से टैक्स लगाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो जब भी सेंटर की बात आती है तो सेंटर जो है तो एक तो एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगाता है, सर्विस टैक्स लगा देता है, इनकम टैक्स लगा देता है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और स्टेट जो है तो कौन कौन से टैक्स लगाती है? एक तो वैल्यू एडिशन टैक्स यानी कि वैट लगाती है। उसके बाद बैटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स जो है तो ये भी स्टेट का एक टैक्स है। एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, उसके बाद परचेज टैक्स हो गया। तो ये किसके टैक्स हैं? तो ये हैं स्टेट गवर्नमेंट के। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 75 की अगर बात करें, द एम्बलम ऑफ आरबीआईज, तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? अब ये मैं आपको क्वेश्चंस बहुत बार करवाता रहता हूँ, तो ये आप सभी को पता होगा कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह कौन सा होता है? टाइगर बिफोर अ पाम ट्री, यानी कि ताड़ के पेड़ के सामने बाघ। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ये जो आरबीआई के एम्बलम पर टाइगर होता है, तो यह टाइगर कौन सा है? तो यह है रॉयल बंगाल टाइगर। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई की जब भी बात आती है तो आरबीआई से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी और उस समय इसका हेडक्वार्टर जो है तो कोलकाता में शिफ्ट किया गया था। लेकिन बाद में चल करके 1937 में इसका हेडक्वार्टर जो है तो मुंबई में शिफ्ट किया गया और प्रेजेंट में भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वह है मुंबई में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर जो है तो सर ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। और प्रेजेंट की जब भी बात आएगी, प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वह शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आरबीआई के बारे में जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि आरबीआई की स्थापना जो है तो किस आयोग की सिफारिश पे की गई थी, यानी कि किस कमीशन की सिफारिश पे की गई थी? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है? तो वह ऑब्वियसली आरबीआई ही जारी करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको आरबीआई के बारे में बता दिए, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी वीडियोज़ अगर आपको हेल्पफुल लगती हैं तो जरूर से वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है, द सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरायल्टी ऑफ। तो भारत में बजट प्रणाली किसकी वाइसरायल्टी के दौरान जो है तो शुरू की गई थी? अब देखो, यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में बजट प्रणाली जो है तो किसकी वाइसरायल्टी के दौरान शुरू की गई थी, यानी कि जब भारत में बजट प्रणाली लाई गई थी तो उस समय वाइसराय कौन थे, यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो उस समय वाइसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड है 1856 1856 से लेकर के 1862 तक। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर पूछा गया था किस वाइसराय के दौरान यह लाया गया था। अब जब भी अगर आपसे पूछा जाता कि भारत में बजट को सबसे पहली बार जो है तो इंट्रोड्यूस कब किया गया था, अगर आपसे ये पूछा जाता तब आप क्या करते? तो देखो, भारत में बजट को जो है तो सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में। और किसकी वाइसरायल्टी के दौरान शुरू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान जो है तो शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और किसने शुरू किया था, एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसने जो है तो इसको शुरू किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत में बजट को सबसे पहली बार जो है तो इंट्रोड्यूस किया था जेम्स विल्सन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी लॉर्ड कैनिंग का आप सभी को पता है कि यह फर्स्ट वाइसराय थे इंडिया के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है, IRDP वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग विच 5-year प्लान। तो IRDP किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है तो आविष्कृत हुआ था, यानी कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको लाया गया था? तो 6th 5-year प्लान के दौरान जो है तो इसको लाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब 6th 5-year प्लान, इसकी ड्यूरेशन क्या थी? तो 1980 से लेकर के 1985 1980 से लेकर के 1985 तक जो है तो छठी पंचवर्षीय योजना चली थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी दौरान जो है तो IRDP की स्थापना की गई थी। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछ लिया जाएगा कि IRDP की स्थापना कब गई थी, तो IRDP की स्थापना जो तो कब की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना जो तो 2 अक्टूबर 1980 को की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और IRDP इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं।
इसी से संबंधित आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है ट्राइसम। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक तो ट्राइसम हो गया और एक NREP हो गया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जिस तरह आपसे IRDP का पूछा गया है कि IRDP को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है तो लाया गया था, उसी प्रकार आपसे NREP की का भी पूछा जा सकता है और ट्राइसम का भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो इन दोनों की भी स्थापना जो है तो छठी ही पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ट्राइसम की बात आती है तो ट्राइसम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। और NREP यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये आपको कुछ एक पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस की भी अगर बात करें, अच्छा मैं ही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि भारत में कब जो है तो प्लान हॉलीडे यानी कि योजना अवकाश काल लाया गया था, वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। और ग्रीन रिवोल्यूशन हो गई और वाइट रिवोल्यूशन हो गई, इनके जनक कौन है वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है। विच इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन सा नहीं है। अब आप सभी को पता है कि कौन सा जो है तो परमानेंट मेंबर कंट्री कौन सी नहीं है, तो वह इंडिया नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं UNSC की, तो वो 5 कौन कौन सी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उनमें चाइना आ जाता है, USA आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, UK आ जाता है और रशिया आ जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, कई बार आपसे पूछा जाता है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब की गई थी, तो ये भी आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। 24 अक्टूबर 1945 को जो है तो UN की स्थापना की गई थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाटो देखो आजकल जो है तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें टोटल कंट्री मेंबर कितनी है, तो वो है 30। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना जो है तो 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PMGSY। तो PMGSY का पूर्ण रूप क्या होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस योजना को कब शुरू किया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2000 को, इसको जो है तो लॉन्च किया गया था। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। और यह किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है। अच्छा, इसी से संबंधित कुछ और भी योजनाओं की अगर बात करें, जैसे कि उज्ज्वला फर्स्ट योजना और उज्ज्वला सेकंड योजना। तो उज्ज्वला फर्स्ट योजना यह कब शुरू की गई थी और कहाँ से शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो उज्ज्वला पहली योजना जो है तो उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू की गई थी और यह 1 मई 2016 को जो है तो शुरू की गई थी। और उज्ज्वला सेकंड योजना यह कहाँ से शुरू की गई थी, तो यह उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू की गई थी और 10 अगस्त 2021 को यह शुरू की गई थी। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है। द सेंटर फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज लोकेटेड एट। तो कृषि विपणन केंद्र जो है तो कहाँ पर है, तो वह है राजस्थान के जयपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में जो है तो किसका सेंटर है, वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। नहीं भी आता है तब भी गूगल करो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है। विच ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड टू बी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कौन से जीव को सजीव और निर्जीव कहा जाता है, तो वो कहा जाता है वायरस को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, अब हम थोड़े से कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले भी हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है, तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें, विच कंप्यूटर बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन। तो निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी से जो है तो संबंधित है, तो वह कौन सा है, तो वो एक तो ऑप्शन ए में है यूनिवैक और ऑप्शन सी में है IBM 701, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड सी ये दोनों जो है तो बिलोंग करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं आपको बताता रहता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये कब तक थी, 1946 से लेकर के 1959 तक जो है तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। और इसमें जो है तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है तो ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कैन बी कंसिडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर। तो निम्न में से किसे एक सुव्याह्य कंप्यूटर जो है तो माना जा सकता है, तो किसको माना जा सकता है, तो PDA। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। PDA को जो है तो एक कंसिडरेबल पोर्टेबल कंप्यूटर जो है तो माना जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब PDA इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। अ कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम
टायर्डनेस रिफ्लेक्ट्स विच करेक्टरिस्टिक्स। तो एक कंप्यूटर जो थकान रहित होता है किस लाक्षणिकता को दर्शाता है, तो वह किसको दर्शाता है, डिलीजेंस। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, द इनपुट डिवाइस टू बी यूज्ड टू गेट अ प्रिंटेड डायग्राम इनटू अ कंप्यूटर इज। तो एक कंप्यूटर में एक रेखा चित्र को समाहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली निवेश युक्ति कौन सी होगी, तो 4 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्कैनर। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मुद्रक यानी कि प्रिंटर जो है तो किसका एक उदाहरण होता है, 5 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस का यह एक एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ रैम। तो कौन सी इसमें रैम नहीं है, तो यहाँ पर तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी रैम दिया गया है, यहाँ पर भी रैम है और यहाँ पर भी रैम है, बाकी यहाँ पर रोम है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, PROM जो है तो एक रैम नहीं है। ऑप्शन ई में है, ऑप्शन ए में है WRAM यानी कि विंडो रैम, ये आप कह सकते हैं। और ऑप्शन बी में है DRAM यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ऑप्शन सी में है SRAM यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर। ये आपके पास दिया गया है, टू ऑक्टल नंबर आपको बताना है। तो 7 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, द टर्म टाइम शेयरिंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय। तो समय सहभाजन पद को किसके द्वारा जो है तो प्रस्तावित किया जाता है, 9 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मल्टीटास्किंग सिस्टम के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ एन एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। तो निम्न में से असेंबली भाषा का एक लाभ क्या है, 10 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एफिशिएंट और मोर कंट्रोल ऑन हार्डवेयर। ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन सी भी करेक्ट है। देखो फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बता रहा हूँ, डाउट यहाँ पर मत रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, विनजिप सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विनजिप सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, 11 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट, शेयरवेयर का यह एक एग्जाम्पल है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 12 की बात करें, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक्स आर। तो यूनिक्स की विशेषताएं क्या होंगी, 12 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ये सारी होंगी, मल्टी यूज़र होगा, मल्टीटास्किंग होगा और मोर सेफ देन विंडोज़ होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, DOS स्टैंड्स फॉर। तो DOS की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इन MS विंडो इफ़ यू वांट टू कॉपी अ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट विच शॉर्टकट की डू यू यूज़। तो MS विंडो में यदि आप एक चयनित टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। सो 14 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट, कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट। तो सामान्य टेम्पलेट पर आधारित एक नए वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होगा। सो 15 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 11 PT, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इन अ वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट। तो एक वर्कशीट में आप चयन कर सकते हैं, तो किसका कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज, इन सभी का, यानी कि द एंटायर वर्कशीट, रो का भी और कॉलम का भी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन MS एक्सेल द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम्स एंड रो इज। तो MS एक्सेल में रो और कॉलम के अंत प्रतिछेदन का अक्षर और संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेल एड्रेस, ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल प्रेस। तो एक्सेल में संरूप सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या दबाना पड़ता है, 18 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। अगला क्वेश्चन, विच आर स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट कंटेंट इन प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स फाइल। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल में समाहित विशिष्ट दृश्य और ध्वनि प्रभाव निम्न में से कौन सा हो जाएगा, 19 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एनिमेशन, ऑप्शन डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड शो को आप किस प्रकार जो है तो रोक सकते हैं, तो किस प्रकार रोक सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रेस द एस्केप को दबा करके, ऑप्शन डी यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।